हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसका नाम है इंडिया में पेट्रोल और डीजल की प्राइस। आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं हम सभी इस बात को जानते हैं कि ये प्राइस बढ़ते हुए अपने साथ महंगाई को भी बढ़ाते हैं। हर चीज़ पेट्रोल डीजल की वजह से महंगाई की तरफ बढ़ती जा रही है और आम जनता एक तरह से मुश्किल हालात में जी रही है। जो कमज़ोर वर्ग है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है, उसकी ज़िंदगी दिन प्रतिदिन और टफ होती जा रही है। दोहरी मार जनता पे पड़ती है क्योंकि एक तो पेट्रोल डीजल हर आदमी की ज़िंदगी का हिस्सा है। कहीं भी जाना है तो आपको पेट्रोल डीजल चाहिए, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, बस से ट्रैवल करते हैं, चाहे आप अपनी गाड़ियों से, अपने स्कूटर मोटरसाइकिल से ट्रैवल करते हैं, तो आए और जाए बिना काम चलता नहीं किसी का। और पेट्रोल महंगा होगा तो कहीं भी आने जाने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। एक आदमी अगर जॉब तक भी जाता है तो अगर डेली 50 रुपये में जा सकता था, आज उसको 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से बाजार तक पहुंचती है, तो जब कोई भी चीज़ महंगे ट्रांसपोर्टेशन के साथ बाजार में पहुंचेगी तो वस्तु भी महंगी हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है भारत के लिए कि पेट्रोल डीजल इतने महंगे क्यों। आज के सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पेट्रोल और डीजल की कीमत भारत में इतनी ज़्यादा क्यों है। क्या सरकार पेट्रोल डीजल से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है इसलिए बहुत महंगी है, या फिर पेट्रोल डीजल बेचने वाली कंपनियां बेलगाम हैं बिल्कुल, और वो पेट्रोल डीजल की जो कंपनी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम, क्या ये सब जनता को लूट रहे हैं या इसका कारण कुछ और है। देखिए, इंडिया में पुराने ज़माने में जब कांग्रेस गवर्नमेंट या मनमोहन सरकार हुआ करती थी, उस समय पेट्रोलियम प्राइस या ऑयल का प्राइस निकालने की मैकेनिज्म शुरुआती दौर में बिल्कुल अलग थी। फिर 2010 में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, फिर उसके बाद में दोबारा से नई गवर्नमेंट आने के बाद मोदी सरकार में भी इसमें कुछ चेंजेस आए। सबसे पहले हमारे इंडिया में पेट्रोल डीजल के ऊपर रेगुलेशन था। रेगुलेशन का मतलब है इनके प्राइस को नियमित किया गया था कि इससे ज़्यादा कीमत आप जनता से नहीं वसूल सकते। जैसे आप सभी जानते हैं कि राशन की दुकान पे चीज़ों की कीमतें तय हैं, उस तरह से नियमित कीमतें, रेगुलेटेड प्राइस हुआ करते थे, जिसकी वजह से अगर प्राइस रेगुलेटेड है तो एक अपर लिमिट तक रहेगा, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। और बिजली कंपनियां ये ऑयल कंपनियां बार बार इसकी शिकायत करती थी। इन ऑयल कंपनीज को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं ओएमसी। ओएमसी का पूरा नाम है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बेसिकली काम क्या करती हैं, विदेशों से क्रूड ऑयल या कच्चा तेल आता है, उस क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में ले जाके रिफाइन करके उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जो कच्चा तेल आता है उससे बनने वाले प्रोडक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑयल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल और ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये इनको मार्केटिंग करती हैं, मार्केटिंग करके इनको पेट्रोल पंप्स तक पहुंचाती हैं और वहां से फिर ये कस्टमर तक पहुंचता है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी इस पूरे ऑयल बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, या यूं समझें कि इसका जो पूरा धुरी है, आधार है, वो यही है। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज गवर्नमेंट के साथ में बार बार इस मुद्दे पे बातचीत करती थी कि हमारा घाटा हो रहा है, आपने प्राइस को सील कर दिया, प्राइस को फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा कीमत नहीं। अगर हम ज़्यादा कीमत नहीं लेंगे तो जब जब हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है, हमारी लागतें ज़्यादा आती है, तो हमें घाटे झेलने पड़ते हैं, हमारा नुकसान होता है और ये तो गलत है। तो गवर्नमेंट ने उनकी बात को सुना और सुन के इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म में चेंज लाया गया, जो आज की क्लास में मैं उस पॉइंट पे नहीं आऊँगा। कुछ ऑयल बॉन्ड्स के बारे में हमें जानकारी चाहिए। उसके बाद दोबारा से चेंज आया और हम लोगों ने एक नई पॉलिसी अपना ली जिसका नाम है ट्रेड प्राइस पैरिटी। ट्रेड प्राइस पैरिटी या टीपीपी नाम से फॉर्मूला हम लोगों ने अपना लिया। अब मजे की बात यह है कि जब जब कच्चा तेल महंगा होता है, कच्चा तेल सस्ता होता है, तो अखबारों में और सब जगह ये मुद्दा उठता है कि कच्चे तेल का प्राइस बढ़ रहा है तो पेट्रोल महंगा होगा, कच्चे तेल का प्राइस घट रहा है तो पेट्रोल सस्ता होगा। भारत में हमारा जो पेट्रोल डीजल का मूल्य है वो डायरेक्टली कच्चे तेल के प्राइस से लिंक्ड नहीं है, कच्चे तेल से सीधा सीधा नहीं जुड़ा हुआ। इसलिए कच्चे तेल में मूवमेंट आने से डायरेक्टली हमारे मूल्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपने पेट्रोल डीजल के प्राइस को कच्चे तेल के प्राइस के साथ में लिंक नहीं कर रखा। हमारा जो पैटर्न है, हमारा जो फॉर्मूला है, वो ट्रेड प्राइस पैरिटी है। वो अभी हम समझेंगे कैसे काम करता है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ और है, नॉर्मली ये होता है कि कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बेचती है तो कंपनी को जब किसी चीज़ की उत्पादन लागत कम आती है तो वो चीज़ सस्ती होती है, और कंपनी को अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन को ज़्यादा आती है तो वो चीज़ महंगी होती है। हमारे भारत में पेट्रोल डीजल की मैन्युफैक्चरिंग या इनकी सप्लाई या इनकी रिफाइनरिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनी कर रही है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनी को लागत कितनी आती है इस बात का भी डायरेक्टली पेट्रोल डीजल के प्राइस से कोई लिंक नहीं है। तो भारत ने ऐसी विधि अपना रखी है जो ना तो कच्चे तेल से सीधा सीधा प्रभावित होती है, ना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो कीमतें हैं, उनके जो लागतें हैं, उनसे सीधा प्रभावित होती है। तो ट्रेड प्राइस पैरिटी की वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हुई। ट्रेड प्राइस पैरिटी क्या है? हम लोग ये मानते हैं कि हमारे भारत में जितना भी कच्चा तेल आता है उसमें हमने अजम्पशन ले ली कि हम 80%
पेट्रोल डीजल, कच्चा तेल नहीं, 80% पेट्रोल डीजल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या कीमतें हैं उसके आधार पर एक मूल्य ज्ञात होता है जिसका नाम है इंपोर्ट प्राइस पैरिटी। और फिर हम मानते हैं कि 20% चीजें हम लोग निर्यात भी करते हैं पेट्रोल डीजल वाली, तो 20% ऑयल प्रोडक्ट हम निर्यात भी करते हैं, 80% इंपोर्ट, 20% एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का एक प्राइस निकलता है इंटरनेशनल मार्केट में, एक्सपोर्ट का क्या प्राइस है उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट प्राइस पैरिटी। तो एक मूल्य निकला इंपोर्ट प्राइस पैरिटी, एक मूल्य निकला एक्सपोर्ट प्राइस पैरिटी, इन दोनों के आधार पर एक मूल्य निकल जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड प्राइस पैरिटी। इस तरह से हमारे भारत का मैकेनिज्म ये चल रहा है। तो आइए इसको मैं आपको पॉइंट्स के साथ में एक बार जल्दी जल्दी बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया फॉलोज नॉन रेगुलेटेड 6 AM डेली डायनामिक प्राइसिंग पॉलिसी। तो हमारे भारत में डायनामिक प्राइसिंग पॉलिसी हम लोग फॉलो करते हैं। डायनामिक प्राइस का मतलब है बार बार परिवर्तित होने वाली, डेली बदलने वाली, ऐसी प्राइस पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं जिसमें पेट्रोल डीजल की कीमत रोज तय होती है और रोज सुबह 6 बजे वो कीमतें बदल जाती हैं। और खास बात क्या है, हमारे पेट्रोल डीजल की प्राइस नॉन रेगुलेटेड है, मतलब इनके ऊपर कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं होती, कितना भी ये बढ़ सकता है। अब क्या गवर्नमेंट के अंदर बैठ के कोई इसके बारे में सोचता है? बिल्कुल सोचता है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर एक सेल बनी हुई है जिसका नाम पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है, शॉर्ट में हम PPAC बोलते हैं। तो पेट्रोलियम प्राइसिंग एंड एनालिसिस सेल इस बात की विश्लेषण, एनालिसिस करती रहती है कि पेट्रोलियम का प्राइस कैसे चल रहा है। उसके बाद हमारे भारत के जितने भी पेट्रोल प्राइजेज हैं वो डायरेक्टली कच्चे तेल के प्राइस से लिंक्ड नहीं है और ना ही जितनी इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लागत आती है उससे भी डायरेक्टली लिंक नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसिंग के आधार पे चलते हैं। तो हम लोग ना तो एक्चुअल कॉस्ट से सीधे जुड़े हुए हैं, ना हम कच्चे तेल की कीमतों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। थोड़ा सुन के डिफरेंट लगता है लेकिन यस, इट इज़ रियलिटी। हमारा प्राइस कैसे निकलता है? एक फॉर्मूले के माध्यम से जिसका नाम है ट्रेड प्राइस पैरिटी या TPP। ट्रेड प्राइस पैरिटी कैसे काम करता है हमने अभी पढ़ा कि ये भी दो अन्य मूल्य पे टिका हुआ है, जिसमें से एक मूल्य का नाम है एक्सपोर्ट प्राइस पैरिटी और एक का नाम है इंपोर्ट प्राइस पैरिटी, जिसमें हम लोग ये पहले से अजम्पशन लिए बैठे हैं कि 80% ऑयल प्रोडक्ट्स, कच्चा तेल नहीं, याद रखिएगा, 80% ऑयल प्रोडक्ट हम लोग इंपोर्ट करते हैं और 20% हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए हम इंपोर्ट का इंटरनेशनल प्राइस लेते हैं, उससे एक्सपोर्ट प्राइस पैरिटी इंपोर्ट प्राइस पैरिटी निकलता है। एक्सपोर्ट का इंटरनेशनल प्राइस लेते हैं, उससे एक्सपोर्ट प्राइस पैरिटी निकलता है। दोनों से ट्रेड प्राइस पैरिटी हम लोग निकाल देते हैं। एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं। पहला, हम लोगों का वास्तविक लागत या एक्चुअल कॉस्ट, इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। हम लोगों का डायरेक्टली क्रूड के प्राइस से कोई संबंध नहीं है। तो क्रूड ऑयल की कीमतें क्या होंगी उससे डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि हम लोग 80% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, और हम लोग एज्यूम करते हैं कि हम लोग 20% पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इन दोनों को मिला के एक प्राइस निकल जाता है जिसको हम लोग ट्रेड प्राइस पैरिटी बोलते हैं। इसके लिए हम लोग इंटरनेशनल मार्केट की कीमतें देखते हैं। भारत में इन अंदर क्या हो रहा है उससे कोई वास्ता है ही नहीं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज के दिन ये जो फॉर्मूला है ट्रेड प्राइस पैरिटी वाला, ये टोटली इलॉजिकल है, टोटली बेसलेस है। उसका कारण क्या है समझिएगा मेरी बात को। हमने यहाँ पे माना कि हम लोग 80% ऑयल प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, जो सरासर गलत है। भारत ऑयल प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करता है, भारत कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। तो आप जिस चीज़ों से कीमतें निर्धारित कर रहे हैं वो कच्चे तेल की कीमतें नहीं है, समझिएगा। दो अलग अलग चीज़ें, एक है कच्चा तेल क्रूड ऑयल और एक है इस क्रूड ऑयल से बनने वाले उत्पाद जिनको हम लोग बोलते हैं तेल उत्पाद। तेल उत्पाद का मतलब पेट्रोल, डीजल, ये सब, और इनकी कीमतों में दिन रात का फर्क होता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बिल्कुल अलग हैं और कच्चे तेल की अलग है। हम भारत में कच्चा तेल आयात करते हैं, लेकिन कीमतें निर्धारित करने के लिए जो फॉर्मूला है वो कच्चे तेल की कीमतों पे आधारित नहीं है, वो ऑयल प्रोडक्ट की कीमतों पे आधारित है। मतलब प्राइस आप देखते हैं कि इंटरनेशनल प्राइस मार्केट के अंदर पेट्रोल डीजल की क्या कीमत चल रही है, और वो भी ये मानते हुए कि 80% पेट्रोल डीजल हम इंपोर्ट करते हैं, जो गलत है। हम लोग पेट्रोल डीजल नहीं, हम लोग कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, वो भी 80% नहीं है। तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बदलने से पेट्रोल की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं किसी भी देश में। भारत की बात नहीं कर रहा मैं, सभी देशों की बात कर रहा हूँ कि किसी भी देश में पेट्रोल की प्राइजेस, कच्चे तेल, ऑयल प्रोडक्ट की जो प्राइजेस हैं वो कैसे कैसे अफेक्ट हो सकती हैं। सबसे पहले तो क्योंकि ये कच्चे तेल से जुड़ा हुआ है, इसलिए कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने या घटने से इस पर फर्क पड़ता है, लेकिन हमने पढ़ा कि भारत में इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। दूसरी, किसी भी कंट्री के अंदर मांग और आपूर्ति, डिमांड सप्लाई की क्या पोजीशन है उस पर भी डिपेंड करता है। हम जानते हैं कि जब किसी कंट्री के अंदर आपूर्ति या सप्लाई शॉर्ट होती है और इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत हाई है तो उसके कारण कीमतें शूट अप कर जाती हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं।
इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट कैसे इंपॉर्टेंट है? देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि विदेशों से जब हम कच्चा तेल खरीदते हैं तो उसका भुगतान हमें डॉलर्स में करना पड़ता है और फॉरेन करेंसी में करना पड़ता है। और जब फॉरेन करेंसी में पेमेंट करते हैं तो कई बार ना चाहते हुए भी हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ जाते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है, मान लीजिए कि आपने कच्चा तेल खरीदा और वो कच्चा तेल आपने खरीदा है $100 का, और मान लेते हैं कि $1 40 का है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए 80 का मान लो। $1 80 का है तो $100 का मतलब हो गया 100 गुणा 80, 8,000 रुपए। तो जिस दिन आपने ये परचेज करना था उस दिन इसकी कीमतें ये चल रही थी। अब हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज भी तेल की कीमतें नहीं बढ़ी, आज भी कच्चे तेल की कीमत $100 की $100 ही है। तो देखने में तो हम लोग बोलेंगे कि देखो कच्चे तेल की कीमतें तो बढ़ी नहीं, लेकिन डॉलर का जो प्राइस है वो रिवाइज हो गया और वो 80 की जगह अब 85 रुपए है। तो इसी को अगर हम लोग गुणा करेंगे तो हमारी जो कीमत है वो 8,000 से बढ़ के 8,500 आने लगेगी। तो विनिमय दर या एक्सचेंज रेट किसी भी कंट्री के प्राइस को अफेक्ट करती है और हमारे वाले को तो टोटली करती ही करती है। उसके बाद लॉजिस्टिक चार्जेस। लॉजिस्टिक चार्जेस का मतलब है जब पेट्रोल डीजल कच्चा तेल बाहर से आता है तो उसको डिपो से लेके, मतलब सी पोर्ट से लेके रिफाइनरी तक पहुंचाना, रिफाइनरी से फिर डिपो तक पहुंचाना, वहां से पंप तक पहुंचाना, ये सारी की सारी लागतें पेट्रोल के प्राइस में जुड़ेंगी। तो ये लॉजिस्टिक चार्जेस कितने हैं किसी कंट्री के अंदर, कितनी डिस्टेंस पे सप्लाई होती है, पाइपलाइन से सप्लाई होती है, टैंकर से सप्लाई होती है, ये सारी चीज़ें पेट्रोल के प्राइस को अफेक्ट करती हैं। और सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो है प्राइसिंग मैकेनिज्म, कि किस विधि का प्रयोग करके देश में कीमतें निकाली जा रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सारे फैक्टर किसी कंट्री के प्राइस को, फ्यूल के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। अब लोग हम समझ के देखते हैं कि हमारे इंडिया में आज के दिन प्राइस कैसे कैलकुलेट हो रहा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे यहाँ जो विधि फॉलो होती है उसका नाम है ट्रेड प्राइस पैरिटी। तो ट्रेड प्राइस पैरिटी विधि का पालन करके हम सबसे पहले कीमत ढूंढ लेते हैं, उस कीमत को बोला जाता है बेस प्राइस। तो हमने सबसे पहले एक बेस प्राइस या मुख्य कीमत ढूंढ ली। अब ये कीमत हमारे सामने आ गई कि बेस प्राइस है, मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल के लिए कि बेस प्राइस 40 रुपये आ गया। अगर ये बेस प्राइस 40 है तो सिर्फ इस बेस प्राइस से ही आपकी प्राइस डिसाइड नहीं हो जाएगी। इस बेस प्राइस के अंदर हम लोग कई तरह की चीज़ें जोड़ते हैं। बेस प्राइस में सबसे पहले जोड़ा जाता है इनलैंड फ्रेट। इनलैंड फ्रेट का मतलब है जब आपका कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट होके आया तो कच्चा तेल समुद्र के बंदरगाह पे, सी पोर्ट पे आ गया, सी पोर्ट पे आने के बाद रिफाइनरी तक जाएगा, तो पोर्ट से रिफाइनरी तक का जो किराया है वो इसके अंदर जुड़ेगा, तो इनलैंड फ्रेट हो गया। इनलैंड फ्रेट होने के बाद जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होंगी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारी कंपनियां, ये सब उस कच्चे तेल से ऑयल प्रोडक्ट्स बनाएंगी, रिफाइन करेंगी, तो उनका खुद का खर्चा, उनके खुद की कमाई, वो सब हम इसमें जोड़ देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन, वो भी हम इसमें जोड़ेंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन जोड़ने के बाद जो कीमत आती है उस कीमतों पे पेट्रोल दे दिया जाता है डीलर्स को। डीलर का मतलब है जितने भी आपके पेट्रोल पंप वाले हैं इनको दे दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ के देखें कि मान लीजिए 40 रुपए में कच्चा तेल पोर्ट पे पहुंचा, बेस प्राइस 40 रुपए हो गया। 40 रुपए बेस प्राइस के अंदर हम लोगों ने इसमें इनलैंड फ्रेट जोड़ा 10 रुपए और ऑयल कंपनी का मार्जिन जोड़ दिया 20 रुपए, तो 40, 10, 50 और 60, 70, 70 रुपीज़ की कीमत यहाँ तक आ गई। 70 रुपए के अंदर हम लोग ये दे देंगे डीलर्स को। डीलर्स को दिया, डीलर्स को देने के बाद बात खत्म नहीं होती, यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। डीलर्स को जैसे ही ये पहुंचा तो उसके बाद भी इसमें से कई तरह की चीज़ें जुड़ेंगी। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे केंद्र सरकार के द्वारा ली जाने वाली एक्साइज ड्यूटी या उत्पादन कर। आप सभी जानते हैं कि आज भी पेट्रोल डीजल एक्साइज के अंदर आते हैं, जीएसटी के अंदर नहीं आते, तो इसके अंदर हम लोग उत्पादन कर या एक्साइज ड्यूटी जोड़ देंगे जो काफ़ी हैवी होती है। एक बार एक्साइज ड्यूटी नाम से टैक्स जुड़ा, वो जुड़ने के बाद में जो पेट्रोल पंप का डीलर इसको सप्लाई कर रहा है उस डीलर को खुद को भी तो पैसे चाहिए, तो फिर हम इसमें जोड़ देते हैं डीलर का कमीशन। तो पेट्रोल पंप वाले का डीलर का कमीशन इसमें जोड़ेंगे और इन सब चीज़ों को जोड़ने के बाद में इस सारी कीमत के ऊपर राज्य सरकार एक टैक्स लगा देती है जिसको हम बोलते हैं राज्य बिक्री कर या वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य संवर्धित कर। तो स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर वैट लगा देती है और ये सब चीज़ें जुड़ के फाइनल जो कीमत आएगी वो कीमत बनेगी जिस कीमत पे एक उपभोक्ता को ये पेट्रोल मिलता है। तो देखिए एक बार अगर इसको फिर से देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कीमत कैलकुलेट कर लेते हैं जिसको नाम दे दिया बेस प्राइस। बेस प्राइस के बाद में हम लोग इसमें इनलैंड फ्रेट जोड़ देते हैं। इनलैंड फ्रेट जोड़ने के बाद हम इसमें जोड़ देते हैं इसके साथ में ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन। पेट्रोल डीजल वाली कंपनियों को भी तो कुछ मिले तो इनका मार्जिन जोड़ देंगे। इन तीनों चीज़ों को जैसे ही हमने जोड़ा
तो जैसे इन तीनों चीज़ों को हम लोग जोड़ते हैं, इन तीनों चीज़ों को जोड़ने के बाद जो कीमत हमारे सामने आ जाती है उस कीमत को हम लोग बोल देते हैं प्राइस टू डीलर, मतलब पेट्रोल पंप के मालिक को मिलने वाला प्राइस। इस प्राइस के अंदर बाद में जोड़ा जाता है केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी या उत्पादन कर। इस एक्साइज ड्यूटी के अंदर बाद में हम लोग जोड़ देते हैं डीलर का खुद का कमीशन, पंप वाले का कमीशन, तो डीलर कमीशन जुड़ जाता है। डीलर कमीशन के अंदर जोड़ते हैं राज्य सरकार का टैक्स जिसका नाम है वैट। और जब ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं तो ये सारी चीज़ें जुड़ के जो कीमत आएगी वो हमारे पास फाइनल वो लागत आ जाएगी जिस लागत पे कस्टमर को पेट्रोल डीजल बेचा जा रहा है। तो ये सारी कहानी है कि किस तरह से प्राइस कैलकुलेट होता है। अब इस प्राइस के अंदर हम लोग देखें तो आप जान के हैरान होंगे कि अगर पेट्रोल 100 रुपये किलो 100 रुपये लीटर अगर आपको मिल रहा है तो उसमें 60 से लेके 75% तक, लगभग 70% तक, 60 से 70% टैक्स ही टैक्स रहते हैं। मतलब 100 रुपये की कीमत में 70 रुपये तो टैक्सेस में जा रहे होंगे, बाकी चीज़ों की कीमतें तो 30 रुपये होंगी। 30 रुपये के अंदर ऑयल कंपनी का मार्जिन भी आ रहा है, उसके अंदर कच्चे तेल की कीमतें भी आ रही हैं, उसके अंदर इनलैंड फ्रेट भी आ रहा है, उसके अंदर डीलर कमीशन भी आ रहा है। तो इस पेट्रोल के प्राइस को महंगा करने के पीछे अगर किसी चीज़ का सबसे बड़ा रोल है तो वो दो चीज़ों का, एक तो सरकारों के टैक्स, दूसरी भाषा में आप यूं समझें कि सरकारों ने पूरी तरह से अपने आप को पेट्रोल डीजल की कीमतों पर टैक्स लगा लगा के अपने आप को इंडिपेंडेंट या अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है कि इन्हीं से कमा लो और इससे कमा के देश पे खर्चा करेंगे। कितना खर्चा हो रहा है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन सारा का सारा कलेक्शन यहाँ से हो रहा है। तो पहला, गवर्नमेंट का टैक्स बहुत बड़ा है और उसमें कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं है। अगर हम लोग पॉलिटिकली अनबाइस्ड होकर सोचें तो देखिए, सरकारों का काम है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराएगी और राज्य सरकारें केंद्र को जिम्मेदार ठहराएगी, लेकिन अल्टीमेटली इसमें दोनों ही सरकारें टैक्स लेती हैं और कोई किसी से पीछे नहीं है, दोनों में होड़ मची हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स भी बहुत ज़्यादा है, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स भी बहुत ज़्यादा है। तो एक तरफ दोनों सरकारें इससे अपनी जेबें भर रही हैं और दूसरी कोई चीज़ अगर इसके पीछे रेलेवेंट है तो सबसे बड़े रेलेवेंट है ट्रेड प्राइस पैरिटी का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला टोटली आज के दिन आधारहीन है, बेसलेस है, अननेसेसरी, आम जनता के लिए वो महंगाई का सबब बना हुआ है। तो आज के सेशन में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें निकल कैसे रही हैं। अब एक सवाल पैदा होता है, क्या इन कीमतों को कम नहीं किया जा सकता? अगर हम इनको कम करना चाहते हैं तो ट्रेड प्राइस पैरिटी की जगह नया फॉर्मूला क्या हो, ऐसा क्या फॉर्मूला अपनाया जाए जिससे पेट्रोलियम कंपनीज को भी नुकसान ना हो और जिससे गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलते रहे और आम जनता को भी थोड़ी सी राहत आए। वो फॉर्मूला क्या हो सकता है? इसके साथ साथ इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है ऑयल बॉन्ड। कई बार सरकारें ये बोल देती हैं कि कीमतों के पीछे ऑयल बॉन्ड जिम्मेदार है। वो ऑयल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग इसी वीडियो के अगले भाग में, और हम लोग जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ अगले भाग को लेके। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट।